Good morning class. I am your SST teacher of class 6th. आज हम क्या करेंगे? आज हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ ऑन पेज नंबर आवर गवर्नमेंट, विच इज़ ऑन पेज नंबर 149. ओपन पेज 149. आवर गवर्नमेंट मतलब, तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारी गवर्नमेंट के बारे में. तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन अटैक्स. हर कंट्री के लिए उसकी गवर्नमेंट्स ज़रूरी हैं. क्यों गवर्नमेंट ज़रूरी है? जिससे कि अपनी कंट्री को वो गवर्नमेंट बचा सके, अपने सिटीजन्स को. और किससे बचा सके? फॉरेन अटैक से. मतलब फॉरेन अटैक्स मतलब जो कि बाहर से लोग अटैक कर देते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं उससे. तो उससे क्या होता है, उसके लिए उन्हें क्या यूज़ करना है? उन्हें स्कूल्स बनाने होते हैं, कंस्ट्रक्ट रोड्स करने होते हैं. मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि अपने सिटीजन्स की देखभाल करनी होती है, उनके इश्यूज़ में उनका साथ देना होता है, उनकी परेशानियों में उनका सुझाव निकालना होता है. पार्लियामेंट हाउस. अब पार्लियामेंट हाउस क्या होता है? द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन्स पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्री. जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की, वो दूसरी कंट्री से भी शांति से बात करती है और उससे रिलेशंस मिला रखे हैं. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव एनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ. ये क्या है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कि हर सिटीज़न को इतना तो होना ही चाहिए कि वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी खा पी सके, अच्छे से खा सके, अपनी हेल्थ फैसिलिटी उसके पास अच्छी हो. व्हेन देयर आर नेचुरल डिज़ास्टर, जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, सुनामी, अर्थक्वेक, तो क्या होता है? गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है. जिससे क्यों होता है? क्योंकि उससे क्या होता है? लोग अफेक्ट होते हैं. तो गवर्नमेंट का तो काम ही ये लोगों को देखभाल करना. इफ़ देयर इज डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. जब किसी ने कोई क्राइम किया होता है, किसी ने गलत काम किया होता है, तो वो आपने देखा होगा कि वो पर्सन कोर्ट में जाता है. कोर्ट क्या है? एक और पार्ट है गवर्नमेंट का, जिससे कि सबको क्या होगा? सबको राइट्स अपने मिल सकें. जो गलत है वो गलत ही माना जाए, उसे सज़ा दी जाए ना. गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? नीड फॉर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की काफ़ी चीज़ों में हमें ज़रूरत है. जैसे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर रहे, लॉ रहे, कोई कुछ भी अपने मर्ज़ी से ना करे. टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम फॉरेन अटैक, अपनी कंट्री को बचाने के लिए दूसरे लोगों से. टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अपने राज्य के, अपने देश के लोगों को संभालना, उनका ध्यान रखने की. ठीक है, इसीलिए क्या है? गवर्नमेंट की ज़रूरत है. द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. क्वेस्ट मतलब बातचीत. अब इसमें एक बात आई है कि हर किसी को राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का. तो क्या है? नो, बिल्कुल भी नहीं. हर किसी को राइट नहीं है. अगर हम पुराने बात करें, अलग अलग वे, तो मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंक्लूडेड दैट एज एन इंडिविजुअल एक्वायर्स मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड वेरियस सोशल इशूज़ ओनली बाय अ सर्टेन एज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर आपको किसी को रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करना है, हर एक इंडिविजुअल को, तो उससे पहले उसे मैच्योर होना पड़ेगा. मैच्योर से क्या मतलब है? उससे बड़ा होना पड़ेगा. ये नहीं कि बच्चे ही वोट देने चले गए. तो उनकी एक सर्टेन एज बना दी गई है, जो कि क्या है? 18 साल. 18 साल से पहले कोई भी इंसान वोट नहीं देगा. स्विट्ज़रलैंड में क्या था? 20 साल से पहले कोई भी इंसान वोट नहीं देगा. कब से? 1989 से पहले ये था. लेकिन फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फिक्स हुआ कि फिक्स्ड 21 ईयर्स एज द वोटिंग एज फॉर एडल्ट, बट इन 1899 इट वॉज लोअर्ड. इंडिया में भी क्या था? 21 ईयर्स का था पहले. 1989 से पहले क्या था इंडिया में कि 21 ईयर्स से पहले के लोग वोट नहीं देंगे. जब तक 21 के नहीं हो जाते तब तक आप वोट नहीं दोगे. लेकिन फिर 1989 में आते आते क्या हो गया? 18 ईयर हो गया कि 18 ईयर तक ही होगा, 18 ईयर से पहले तक के नहीं होंगे. 18 ईयर से बच्चे वोट दे सकते हैं. तो एडल्ट फ्रेंचाइज इन डिफरेंट कंट्रीज़. द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज एक्सेप्टेड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. जो प्रिंसिपल है किसका? एडल्ट फ्रेंचाइज. आपको पता है क्या होता है? मैं बताती हूँ, अभी आगे आएगा. ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ पे अलग अलग समय पे चेंज होता रहता है. द यूनाइटेड किंगडम, द प्रोसेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज बिगिन इन 1830. यूनाइटेड किंगडम यूके में कब शुरू हुआ? ये 1830 में शुरू हुआ. 1832 में सिर्फ 2.7% लोग क्या थे? वोट दे सकते थे.
दिस परसेंटेज इंक्रीज अबाउट टू अबाउट, ये परसेंटेज बढ़ी कब, 99% बढ़ी कब 1883 में, और 17.6% बढ़ी 1929 तक। अभी क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर वुमेन। पहले क्या था, वुमेन्स को राइट नहीं था वोट्स वगैरह देने का, स्वीडन में, इटली में। तो क्या हुआ, फ्रेंचाइज एक बनाई गई जिसमें कि सबको राइट हो। इंडिया में 1920 में हुआ, फिर यूनाइटेड स्टेट में 1920 में हुआ, स्वीडन में 1945 में, इटली में 1948 में। तो इसमें क्या हुआ कि वुमेन्स को भी राइट है, वो वोट दे सकती हैं। स्विट्जरलैंड पॉपुलरली नोन एज होम ऑफ डेमोक्रेसी ग्रांटेड वुमेन फ्रेंचाइजेज लेटेस्ट 1973। स्विट्जरलैंड किसके लिए पॉपुलर था, कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है वुमेन्स के लिए, कि वो अपना अधिकार रख सकती हैं। इंडिया ने भी क्या इंट्रोड्यूस किया, एडल्ट फ्रेंचाइजी इंट्रोड्यूस की वुमेन्स के लिए, कब, 1951 से पहले। Now parliamentary and presidential government. Parliamentary or presidential government. The distinction between the parliamentary and the presidential form of government is primarily based on the relationship between the executive and the legislative and the extent to which they are dependent or independent of each other. जो parliamentary और presidential forms है गवर्नमेंट की, वो किस पे बेस्ड है, मोस्टली रिलेशनशिप्स पे, जो कि किस किस के बीच में है। जैसे गवर्नमेंट की 3 फॉर्म्स होती है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो किसके बीच में रिलेशनशिप्स हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। और वो क्या बताते हैं कि कौन किस पर डिपेंडेंट है और कौन किस पे इंटरडिपेंडेंट है। अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट वाइल इन पार्लियामेंट्री फॉर्म। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होती हैं, अलग अलग होती है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है। द एग्जीक्यूटिव एमर्जेस फ्रॉम द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो एक साथ रहती है लेजिस्लेचर से। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ पावर्स। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे आया, फ्यूजन ऑफ पावर्स, जब लोगों की ताकतें लगी एक दूसरे से, तब ये क्या आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम। एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम बाय सेपरेशन ऑफ पावर। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे आया, जब ये पावर्स अलग अलग हो गई, विरोधी हो गई। वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, बहुत अलग अलग फॉर्म्स की गवर्नमेंट्स होती हैं, जो कि हैं, पहला है मोनार्कल गवर्नमेंट, देन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हम पहले किसका पढ़ेंगे, मोनार्कल गवर्नमेंट। मोनार्कल गवर्नमेंट मतलब क्या है, पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि ऐसा कुछ नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सबको अपना अपना राइट है। तो यही बताया है इसमें कि पहले के टाइम में कुछ कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में, एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और किसी को कोई अधिकार नहीं है रूल करने का। तो जब वहाँ के रूलर्स क्या होते थे, क्रूअल मतलब निर्दयी, किसी को ही मार देते थे, किसी को ही बचा लेते थे, ऐसे होते थे, उनकी शर्तों पे जीते थे लोग। फिर क्या हुआ, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ वन इंडिविजुअल इम्पोज ऑन द पीपल। इसमें क्या होता है डिक्टेटोरियल में, कि अगर किसी एक ने आदेश दिया है, किसी एक इंडिविजुअल का डिसीजन है, तो वो सारे लोगों को मानना पड़ेगा। द डिसीजन इज़ ऑल इन ऑल। ये क्या था डिसीजन, सब में एक बराबर था, लेकिन कुछ भी बोल दो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे कैसा भी हो। दिस डिसीजन्स कैन नॉट बी क्वेश्चन। इन डिसीजन्स को अगर हमने कुछ क्वेश्चन किया, कुछ उनसे बहस की, तो वो मार देते थे इस गवर्नमेंट ने। कौन सी, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। फिर आई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें क्या है, डिसीजन्स पूरी हर एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए जाएंगे, हर एक मेंबर के लिए जाएंगे, सिटीज़न के लिए जाएंगे, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बनाने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए। ये कब हुआ, ये कब से हुआ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। किस में आया, वो फोर्स में आया कब, 26 जनवरी 1950। तभी हम कहते हैं ना 26 जनवरी को किसके रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में। देयर हैव बीन फ्रिक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट बोथ एट द लेवल्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो यहाँ पे क्या है, कुछ चेंजेस हुए गवर्नमेंट में, दोनों ही लेवलों पे, सेंट्रल पे भी और स्टेट पे भी। सो ये जो चेंजेस थे, ये क्या थे, शांति भरे थे। दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया इज कलेक्टिव एंड नॉट ऑन द whims एंड
फैंसी ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें क्या हुआ, इस डिसीजन मेकिंग में ये हुआ कि अगर कोई भी लॉ बनेगा वो सारे ग्रुप में बनेगा। ग्रुप से क्या मतलब है, मतलब सारे लोगों का उसमें वो सारे लोग उसमें एक समान रहेंगे, अपना अपना राय देंगे और फिर आगे बाद में जाके कंक्लूज़न सबके लिए जो सही रहेगा वही निकलेगा, ना कि एक अपनी कोई एक अकेला चलाए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर फिनिश एक्सप्लेनेशन। ये है आपकी वाप अप एक्सरसाइज, आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट में हम इसके एक्सरसाइजेस कराएंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।